पर दिखाते हैं कि अकरम किसी पार्क में आके बैठता है कि बराबर में एक आदमी आकर बैठता है। अकरम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे से काम करवाना है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आदमी है इरफान, उसका पता मुझे किसी भी हालत में चाहिए। आदमी कहता है क्यों, वो आदमी कहाँ पर है, पुलिस की हिरासत में या फिर जेल में। अकरम कहता है वो आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है और मुझे नहीं पता है वो किस हॉस्पिटल में है, किसी भी तरह उस आदमी का पता करके बताओ मुझे। कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। हम कहता है कि ये बात अपने तक ही रखना, यानी किसी को भी इस बात का पता लगना नहीं चाहिए। आदमी कहता है तुम ऐसा समझो तो तुम्हारी कोई बात ही नहीं हुई। उससे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लैला उस जगह पे आती है जहाँ पर उन लोगों ने ट्रैप सेट किया होता है। लैला गाड़ी में आके बैठती है। उसे कहता है कि हमने हर जगह कैमरे लगा दिए हैं, जिस स्ट्रीट पर मैंने केनान के सामने बात की थी ना, जिस स्ट्रीट की, वहाँ पर, और साथ ही सारे बंदों को भी खड़ा कर दिया। उन लोगों को ये देखना है कि वहाँ पर केनान या किलर आता है या नहीं। बैठ जाते हैं कैमरों के आगे, सब चीज़ों पे नज़र रख रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि वहाँ से एक आदमी गुजर के जाता है। उन्हें कहती है कि अपने पुलिस ऑफिसर से कहो कि उसकी आईडी चेक करे। आता है हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि यहाँ से कौन गुजरा और कौन नहीं। हमें छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखनी होगी। हाँ, दूसरी गली में वहाँ पर इन लोगों ने स्ट्रीट पर जाना होता है, उससे हटकर वो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। इस दुआन से कहता है कि अपना ख्याल रखना, ये ना हो कि पुलिस ने हमारे ट्रैप सेट किया हो, हम नहीं जानते यहाँ पर कौन होगा, अपना बहुत ध्यान रखना। तुम्हें तो डर नहीं लगा लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहता है तुम फिक्र मत करो, हमें किसी भी तरह उस इरफान को यहाँ से निकालना ही होगा। दुआन इदरीस से कहता है कि तुम उस साइड से जाओ, मैं इस साइड से जाता हूँ। इदरीस दुआन को फिर कहता है दुआन अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना, कोई बेवकूफ़ी मत कर जाना। दुआन सारी जगह चेक कर रहा होता है, हर जगह पे लोग खड़े होते हैं। दुआन इस बारे में नहीं जानता कि गाड़ी के अंदर ये पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं। पहला वो लोग देखते हैं कि गली के आखिर में कोई खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इदरीस एक जगह पर आता है, पावर हाउस टाइप, यानी इस पूरे मोहल्ले का। इदरीस वहाँ की पावर को बंद कर देता है। इसकी वजह से हर जगह अंधेरा हो जाता है। उन लोगों को साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था कि उस गली में कौन खड़ा और कौन नहीं। पावर्स कट होने के बाद उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। रफीक को कैमरास की लाइट ऑन करने को कहती है। फिर उनको नजर आता है कि कोई आदमी वहाँ पर खड़ा होता है। फिर उनको यकीन नहीं है कि वो कोई कातिल है या फिर उन्हीं का अपना आदमी। उन पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अभी कोई हरकत मत करना, हो सकता है ये अपना आदमी हो। इसलिए वो लोग उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन दुआन हर चीज़ बारीकी से देख रहा होता है। वो देखता है कि गाड़ी के नीचे से पेट्रोल टपक रहा है, नहीं इस टाइम गाड़ी यूज़ हो रही है। जब ये देखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो भागता है तो उन लोगों को पता लग जाता है कि कातिल है। उन लोगों को हिदायत देती है कि उस आदमी के पीछे भागो, वो कातिल है। दुआन वहाँ से भागता है, वो सब गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लैला दूसरी साइड से जाती है। कहते हैं लैला उस आदमी यानी दुआन का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर गीले पाँव के निशान देखती है। वो पाँव किसी कमरे मतलब घर में जा रहे होते हैं। लाइट मारकर उस घर में देखती है तो वो एक खंडर टाइप सा होता है। लैला उस घर में घुस जाती है गन लेकर। दुआन उसी घर में छुपा होता है। आराम से वहाँ पर जाती है, देखने की कोशिश करती है कि वहाँ पर कोई है या नहीं। दूसरी साइड से जाकर सामने के दरवाजे की तरफ आती है। दुआन पीछे से आता है, उसके मुँह पे हाथ रखता है और उसको धक्का देता है जोर से, और इसी का फायदा उठाकर दुआन वहाँ से भाग जाता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था कि लैला आ जाती है और गोली चला देती है। पीछे से कहती है उसको कि हैंड्स ऊपर करो, गन को फेंक दो, सरेंडर कर दो। कहती है मैं गोली चला दूंगी, हाथ ऊपर करो और यहाँ पर आके खड़े हो। कातिल को गन फेंकने को कहती है और हैंड्स अप करने को कहती है। दुआन के हाथ ऊपर ही होते हैं लेकिन गन उसके हाथ में ही आते हैं कि वहाँ पर एक बोतल गिरती है। लैला उस साइड पे गन चला देती है। उसका फायदा उठाकर दुआन भी वहाँ से भाग निकलता है, वो भी गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। जाकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। इसी का फायदा उठाकर दुआन वहाँ से भाग निकलता है और इदरीस गाड़ी को निकालने को कहता है। इदरीस जल्दी से गाड़ी निकालो, उन लोगों ने हमारे लिए ट्रैप बिछाया था। बुरा हुआ इदरीस, लैला के नाम पर शक करना शुरू कर दिया, इसी वजह से हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया था। इंस्पेक्टर रफीक से कहती है कि सारी जगह चेक करो, मेरे हाथों से भाग निकला है। रफीक कहता है चलो हमें ये तो पता लगा ना कि नान और कातिल का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। पर अकरम उसी आदमी की गाड़ी में आता है और उससे कहता है ये लो, ये इरफान जहाँ पर है हॉस्पिटल और उसके रूम नंबर की सारी इन तफसील से रिपोर्ट आई है। हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो और इस मामले में मुझे घसीटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा काम वो ख़त्म होता है, मैं जा रहा हूँ, अब दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अकरम के जाने के बाद ये आदमी कहता है मिस्टर अकरम, तुम बहुत आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते हो। घर वापस आती है और आकर केनान के घर की तरफ देखती है कि सामने केनान बैठा होता है आग जलाकर। वो केनान को देख रही होती है दूर से। केनान बड़ा अफसुर्दा और उदास सा बैठा नजर आ रहा होता है। लैला उसके पास जाती है और उससे कहती है आखिर तुम्हारा और कातिल का क्या कनेक्शन है, अभी तक समझ नहीं आ रही, मुझसे कुछ छुपा रहे हो और बताना नहीं चाहते। केनान कहता है मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो। लेकिन फिर भी केनान वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ नहीं कर सकता। लैला उसे पूछने की बहुत कोशिश करती है लेकिन केनान उसको कुछ नहीं बताता। आखिर में लैला कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाती हूँ, आराम करती हूँ। जाकर केनान उसको गुड बाय करके वो वहाँ से चले जाती है। केनान उसको पीछे से देखता रह जाता है। सिर्फ रफीक आकर लैला को बताता है कि इरफान ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में शायद वो बोलने के काबिल भी हो जाए। लैला कहती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी को और ज़्यादा कर दो। रफीक कहता है क्या मैं केनान पर नज़र रखूँ, यानी उसके ऊपर नज़र रखवाने के लिए लोगों को भेजता हूँ। कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पूछता है कि क्या इस बारे में तुरान सर को पता लगा है। कहती है नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा। उसे बताती है कि केनान कल रात को घर पर था, खुद देखा है उसको। वो रफीक को काम देती है और रफीक वहाँ से चला जाता है। लैला भी जाने वाली होती है। लैला के लिए फ्लावर्स आते हैं। वो आदमी ला के लैला को पकड़ाता है। लैला कहती है ये कहाँ से आए, क्या पता नहीं, किसी ने आपके लिए भिजवाए हैं। वो आकर उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप ऐसा चलेंगी। लैला कहती है हाँ तुम रुको, मैं आती हूँ।
लैला उन फ्लावर्स में से कार्ड निकालती है, वो केनान ने भेजे होते हैं उसके लिए। लैला तो वैसे स्माइल तो करती है लेकिन वो वहाँ से काम के लिए निकल जाती है। रास्ते में लैला केनान को फ़ोन करती है और फ्लावर्स के बारे में कहती है। केनान कहता है कि चलो तुमने मेरी अपॉलॉजी तो एक्सेप्ट की। उसको कहता है कि मुझसे मिलो। लैला कहती है पता नहीं अभी मैं मिल नहीं सकती, मुझे बहुत काम है। केनान कहता है अच्छा तो काम के बाद मिल लेना। लैला कहती है मैं अभी तुमसे कुछ नहीं कह सकती कि हम कब मिल सकते हैं। अब केनान को समझ आ जाती है ये सीधा सीधा इनकार है उसके लिए, तो ज़्यादा लैला को फोर्स नहीं करता और फ़ोन बंद कर देता है। लैला इंस्पेक्टर रफ़ीक के साथ हॉस्पिटल आती है। वो आकर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर से कहती है कि हम इरफान से कब मिल सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि मेरा पेशेंट है वो, मुझे पता आप उनसे कब मिल सकते हैं, लेकिन हाँ अभी तो आप नहीं मिल सकते क्योंकि अभी वो बोलने की हालत में नहीं है। मैं नहीं बता सकता वो कितने दिन कितने हफ्तों के बाद बोल सकता है। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तो आप लोग उससे कुछ नहीं बात कर सकते हैं। कहते हैं जी मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन वो हमारे केस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है। डॉक्टर कहता है कि मैंने तो आपको बता दिया है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब मेरा पेशेंट इस काबिल होगा कि वो बात कर सके या स्टेटमेंट दे सके। डॉक्टर की बात सुनकर वहाँ से निकल आती है। फीक से कहती है उसके रूम के बाहर और गार्ड्स खड़े करो। यहाँ पर दिखाता है कि केनान अपनी माँ से मिलने आता है। वो कहती है ओ मेरे बेटे तुम यहाँ पर कैसे आए? नहीं खैर तो है ना, तुम यहाँ पर वैसे आते तो नहीं हो इस टाइम पर। कहता है मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए बस आपसे मिलने आया हूँ। केनान की माँ से बातें कर रही होती है। वो उससे पूछती है बेटा मैं तुम्हारी न्यूज़ देखी थी तो मुझे उस दिन कुछ अजीब से लग रहे थे, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन, तुम्हारे बात करने का स्टाइल। केनान ओस्तुर को ऐसे बात तो नहीं करते लेकिन खैर तुम बहुत अजीब से लग रहे थे मुझे उस दिन। मुझे लगा शायद तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम है, तुम इतना काम करते हो, इतना स्ट्रेस लेते हो, तुम्हारी जॉब भी इतनी मुश्किल है, मुझे लगा शायद तुम किसी चीज़ के दबाव में हो। तो उससे कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रही हैं जो मुझे ना पता हो। कि माँ कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हाँ लेकिन एक बात तो ज़रूर है, मुझे आज अब अच्छे से याद है कि बचपन में जब तुम स्कूल में पढ़ते होते थे बच्चे ने तुम्हें तंग किया था। ने उसकी माँ के पास जाकर उसको इतनी बातें सुनाई थी कि तुम्हें क्या बताऊँ। ओहो तो मिस नवीन आपके ये भी टैलेंट है। माँ कहती हाँ तो और क्या, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो कहती है तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारे लिए मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। दिखाते हैं कि केनान की तबीयत थोड़ी डाउन सी होती है। वही फ़ोन आता है और वो रिंगटोन सुनकर केनान दुआन में तब्दील हो जाता है। एकदम उसको ख्याल सा आता है, वो फ़ोन उठाता है। ड्रीस कहता है आपने जो मुझे रिपेयर करने के लिए दी थी वो ठीक हो चुकी है। ड्रीस मैं दुआन हूँ तो तुम वापस आ गए, मैंने अंदर की बात निकलवाई है। इस स्टेशन में मेरा आदमी है, उसने मुझे बताया इरफान को होश आने लगे हैं, बहुत जल्दी वो बोलने के काबिल हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द ये काम करना होगा इससे पहले कि पुलिस वाले उससे बात करें। ठीक है ड्रीस जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करना होगा। इसे उसको एक जगह का एड्रेस बताता है। उससे कहता है कि तुम फ़ौरन यहाँ पर आ जाओ, हम मिलकर काम करते हैं। ये केनान फोन पे बात करता करता एकदम रुक जाता है और देखना शुरू हो जाता है वो कहाँ पर है। दिखाते हैं सामने से उसकी माँ आ जाती है, मतलब चाय लेके आती है। वो जब लेके आती है वो कहती है केनान तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान से लग रहे हो, क्या बात है मेरे बेटे। नवीन को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो नवीन से कहता है कुछ नहीं, आपकी बहुत याद आती है, बहुत परेशान हूँ, थक गया हूँ मैं इन सब चीज़ों से। वो अपने माँ के और में सर रख के लेट जाता है और रोना शुरू कर देता है। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हर चीज़ तुम्हें परेशान करती है, थक गया हूँ हर चीज़ से, अपनी पुरानी यादों से, बचपन की यादों से थक गया हूँ, किसी और की ज़िंदगी जीते जीते मैं थक गया हूँ अम्मी। केनान की इन बातों से उसकी माँ परेशान हो जाती है। उसकी बातें उसको बहुत अजीब लग रही होती है, उसको डर लग रहा होता है उसकी बातों से। केनान कहता है मुझे बस अब कुछ नहीं और चाहिए, चाहता हूँ कि हर चीज़ ठीक हो जाए। बेटे हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, उसको बार बार यही कह रही होती है। आते हैं केनान एकदम से उठता है और वहाँ से चला जाता है। नवीन उसके पीछे भागती है, उसको आवाज़ें देती रह जाती है लेकिन केनान ने उसकी बात नहीं सुनता, तो चला जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है, समझ नहीं आता वो उसके पीछे भागे कि क्या करे। वो बैठने के साथ ही दिखाते हैं कि दुआन चला जाता है और केनान वापस आ जाता है। जब देखता है कि वो गाड़ी के अंदर है उसको कुछ समझ नहीं आती, वो चीखना चलाना मारना पीटना शुरू कर देता है। तो समझ नहीं आती कि अभी वो अपने माँ के घर था और एकदम कैसे गाड़ी में आ गया, उसको कुछ याद नहीं होता। अजीब सा खलल होता है उसके दिमाग के अंदर। हमसे नवीन का कॉल आता है, केनान उठाता है। वो उससे कहती है मेरे बेटे तुम एकदम से कैसे चले गए, मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने कोई गलत बात कह दी तुमसे? नहीं अम्मी मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए मैं आया हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना, अपना ख्याल रखो, चीज़ ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत होना, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और वो फ़ोन बंद कर देता है ये कह कर कि उसको कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है। बंद होते ही वो एकदम से रोना शुरू हो जाता है। वो बहुत परेशान होता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, उसका दम घुट रहा होता है। यहाँ पर सांस लेता है, खिड़की नीचे करता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। इतने में ही थर्ड एपिसोड का थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।